तो देखो हम विटामिन के अंदर क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, विटामिन, और विटामिन में हम पढ़ रहे थे वाटर सोल्यूबल। हम किसकी बात कर रहे थे, वाटर सोल्यूबल विटामिन की। और वाटर सोल्यूबल का मीन्स हमने कल बात कर ली थी कि जल में घुलनशील जितनी भी विटामिन है उनकी हम बात करेंगे। आप सबको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन एक तो कौन सी होगी, बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इतनी सारी विटामिन आती है जो किस में आती है, बी कॉम्प्लेक्स में। और बी कॉम्प्लेक्स से सवाल भी अच्छा बन जाता है। इसके बाद में हमने क्या लिखा था कि विटामिन सी, हम किसकी बात करेंगे, विटामिन सी की। ये दो विटामिन ऐसी होती है जो वाटर सोल्यूबल होती है, यानी कि जल में क्या हो सकती है, विलय हो सकती है, जल में घुल सकती है। यही कारण है, ध्यान से सुन लेना, सवाल बनता है ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको ह्यूमन बॉडी कभी स्टोर नहीं कर सकती, कभी संचित नहीं कर सकती। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि वे सभी विटामिन जो जल में घुल जाती है उनको कभी ह्यूमन बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। आपको मोस्टली सवाल बनता है विटामिन सी से, तो ऑप्शन में आपको विटामिन सी ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको 3 विटामिन फैट सोल्यूबल मिलेगी और 1 विटामिन वाटर सोल्यूबल मिलेगी। तो जो विटामिन जल में घुलनशील है उसको ह्यूमन बॉडी स्टोर नहीं कर सकता, यानी कि हम जिस फॉर्म में लेते हैं उसका बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट करने के बाद उसी फॉर्म में उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखो हमने बात कर ली थी यहाँ पे विटामिन B1 के बारे में, कर ली थी ना, विटामिन B1 को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक बार फिर से देखो, अगर मैं विटामिन B1 के केमिकल नेम की बात करूं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, मैडम इसका रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन होगा। आप रासायनिक नाम क्या लिखेंगे, थायमीन लिखेंगे। इसके बाद में मैंने इसके बताए थे आपको सोर्स, स्रोत, कि विटामिन B1 के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो एक छोटी सी बात बता दी थी मैंने कि जितने भी हमारे माल्ट होते हैं, आप बोलोगे मैडम माल्ट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे खाने योग्य वस्तुएं जो बीज वाली, यानी तो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं उसे अपन क्या कह देते हैं, माल्ट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी ड्राई फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारी ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, काजू है, ये सारे क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स एक माल्ट है, एक बीज है। कौन से विटामिन देखने को मिलेगी, विटामिन B1 या फिर आप क्या कह सकते हैं, थायमीन। दूसरा आपने क्या एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिख दिया राइस, चावल। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि चावल के अंदर कौन से विटामिन पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, विटामिन B1 पाई जाती है। इसके अलावा आपने लिख दिया जैसे व्हीट, यानी गेहूं के बारे में लिख दिया, गेहूं में भी कौन सी पाई जाती है, विटामिन B1 पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी वेज हो सकती है, यहाँ पे वेज का मतलब सब्जियों में भी विटामिन B1 देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये इसके सोर्सेस हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर विटामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम बहुत कम मात्रा में विटामिन को लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई तो होगा क्या, एक रोग होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बेरी बेरी रोग। किस नाम से जानते हैं, बेरी बेरी के नाम से। अब मैंने सवाल देखो आजकल थोड़ा मॉडिफाई हो गया, पहले ये पूछा जाता था कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आप क्या बोलते थे, बेरी बेरी। अब सवाल क्या आता है कि बेरी बेरी रोग में हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम इफेक्टिव होता है, कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो ये मैंने बता दिया था आपको, तंत्रिका तंत्र, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको नर्व सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों बोलना था, क्योंकि बेरी बेरी रोग के अंदर हमारी जो मसल्स हैं, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है, ये मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पाती, यानी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, हमारी मांसपेशियां संकुचन नहीं कर पाती। और अगर मांसपेशियां संकुचन नहीं करेगी तो वो इंपल्स को ब्रेन तक कौन लेके जाता है, हमारी नर्व सेल, हमारी तंत्रिका कोशिका। तो आपको क्या बताना है कि बेरी बेरी रोग के अंदर हो क्या जाता है, पैरालाइसिस इन मसल्स, यानी मसल्स के अंदर लकवा आ जाता है, मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, पैरालाइसिस। आप ये नहीं कहेंगे पैरालाइसिस इन, कोई भी ऑर्गन का नाम आप नहीं ले सकते, पैरालाइसिस इन मसल्स, मांसपेशियों में पैरालाइसिस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती, और जिसके कारण जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो
मैसेज को लेकर कहां तक नहीं जा पाती, ब्रेन तक, और ब्रेन उसका कोई कंक्लूजन नहीं दे पाता। क्लियर है बात? तो बेरी बेरी से आपसे कोई सवाल पूछे तो आप यही बताएंगे कि इसमें हमारा नर्व सिस्टम इफेक्टिव होता है और मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ ओम सिंह बाटी जी, पैरालाइसिस हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा? मसल्स पैरालाइसिस, मांसपेशियों के अंदर पैरालाइसिस हो सकता है। क्लास को शेयर करो जल्दी से, क्लास को शेयर करो जल्दी से। क्लास को शेयर करो जल्दी से, ठीक है? ये हमारी हो गई विटामिन B1। इसके बाद में हम बात करेंगे विटामिन B2 की। हम किसकी बात करने वाले हैं? विटामिन B2 की। अगर मैं विटामिन B2 के केमिकल नेम की बात करूं, यानी आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए, तो आप क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन। आपको करना क्या है? ध्यान से सुन लो, मेरी क्लास के कंसेप्ट आपको पता होंगे। अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती है तो आप कमेंट्स में उसको बार बार लिखेंगे और अपने आप उसको क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। भाई ऑफलाइन तो हो नहीं, मैं बुला बुला के आपको रिवाइज करवा दूं। आपको करना क्या है? कमेंट्स में लिखने हैं और याद करते जाना है, ठीक है? तो याद हो जाएगा। विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन होता है। अगर इसके सोर्स की बात करें कि विटामिन B2 के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो सीधा बताना है डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा डेयरी प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? दूध हो सकता है, पनीर हो सकता है, मक्खन हो सकता है। तो जितने भी डेयरी से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, यानी दूध के प्रोडक्ट्स, उनके अंदर कौन सी विटामिन देखी जाती है? विटामिन B2 देखी जाती है। और यदि विटामिन B2 की कमी हो गई, यानी कि डेफिशिएंसी हो गई, तो डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? कीलोसिस। कौन सा हो जाएगा? कीलोसिस नामक एक रोग हो जाएगा। अब कीलोसिस क्या होता है? आप क्या कहोगे? रोग का नाम पूछेगा तो आप क्या कहोगे? कीलोसिस। और इस कीलोसिस के लक्षण क्या होते हैं कि हमारे जो होठ हो सकते हैं, या फिर हमारा होठ के अलावा जो मुख के किनारे वाले भाग होते हैं, मुख के किनारे वाले भाग हो सकते हैं, ये फटने लग जाते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हो कि हमारी जीभ पर छाले हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, जीभ पर छाले होना कौन से विटामिन की कमी हो गई? विटामिन B2 की। आपने देखा होगा कि जब छाले हो जाते हैं मुंह में, तो जो कैप्सूल दिया जाता है उसके ऊपर लिखा होता है विटामिन B2, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा राइबोफ्लेविन। तो आपको राइबोफ्लेविन के कैप्सूल क्यों दिए हैं? उसका रीजन क्या है कि हमारी बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो गई, उसकी वजह से हमारी जीभ पर छाले होने लगे हैं, होठ फटने लग जाते हैं, या फिर मुंह के जो अदर किनारे वाले पार्ट्स है वो भी क्या होने लग जाते हैं? फटने लग जाते हैं। तो दूसरी विटामिन हमने कौन सी पढ़ी है? विटामिन B2। इसी तरीके से आपको याद रखना है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, आप रिवाइज करते जाओ कमेंट्स में, क्या होगा? राइबोफ्लेविन। इसके सोर्सेस, इसके स्रोत पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में कौन सी विटामिन देखी जाती है? B2। आपको B2 याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन। B2 याद रखोगे तो भूल जाओगे, आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन। अब आप याद कैसे रखोगे कि जब हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें राइबोफ्लेविन के कैप्सूल देता है। बिकासूल आपने सुना होगा, नॉर्मली जो कैप्सूल हम बार बार में लेते हैं वो बिकासूल होता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ देखना, उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स है वहां पे आपको राइबोफ्लेविन लिखा हुआ मिलेगा। तो आप इस तरीके से याद रख लेंगे कि मुंह में छाले हो जाते हैं तो कीलोसिस हो जाता है, और उसके लिए हम राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 के क्या लेते हैं? कैप्सूल्स लेते हैं। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? क्लियर है क्या? देखो आज थोड़ा सा जल्दी चलूंगी मैं, उसका कारण है हमें चैप्टर भी खत्म करना है, हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी हो गया होगा शायद, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। चलो क्लास को शेयर तो कर दो एक बार। कितनी बार बोलूंगी यार, तुम लोग समझते नहीं हो। ठीक है, चले आगे। तो हमने दो विटामिन पढ़ ली है, एक विटामिन B1 पढ़ ली और दूसरी हमने कौन सी पढ़ ली? विटामिन B2 पढ़ ली। ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन B3 पढ़ेंगे।
अब आप बात करोगे विटामिन B3 की, हम किसकी बात करेंगे? विटामिन B3। विटामिन B3 सबसे पहले यदि विटामिन B3 का आपसे केमिकल नेम पूछा जाए, रासायनिक नाम क्या है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दूंगी, लास्ट में एक टेबल बना दूंगी सबके साथ में, एक बार आपको बस समझना है। केमिकल नेम आप इसका क्या लिखेंगे? नियासिन। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। लेकिन आजकल एग्जाम में इसका नाम आपको मिलेगा निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल। सवाल ऐसे बनता है, ऐसी कौन सी विटामिन है जो अम्लीय अवस्था में पाई जाती है? एक तो आपकी आएगी फोलिक अम्ल, विटामिन B9, ठीक है, एक आएगी पेंटाथेलिक वाली, और एक कौन सी आएगी? विटामिन B3। सवाल आएगा निम्न में से ऐसी कौन सी विटामिन है जो एसिड की फॉर्म में पाई जाती है, जो अम्ल की फॉर्म में पाई जाती है? तो आपको पहला नाम तो यहीं से याद रख लो, विटामिन B3, जिसे हम नियासिन कह सकते हैं या फिर इसको निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो B3 विटामिन किसकी फॉर्म में है? एसिड की फॉर्म में है। इसके बाद यदि इसके सोर्स की बात की जाए कि विटामिन B3 के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि विटामिन B3 के स्रोत, सबसे पहले तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स तो याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। विटामिन B कंप्लीट में डेयरी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। इसके साथ में आप सबने मशरूम का नाम सुना है? मशरूम एक फंगाई है। मशरूम एक ऐसा फंगाई है जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। खाने योग्य फंगाई, खाने योग्य कवक। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एक खाने योग्य कवक है? तो ये है हमारा खाने योग्य कवक या फिर खाने योग्य फंगाई। इस मशरूम में भी विटामिन B3 की क्या होती है? उपस्थिति। इसके अलावा आपकी पपीता होती है, इसमें भी विटामिन B3 की उपस्थिति देखी जाती है। और इसके साथ में यीस्ट, यीस्ट का नाम सुना है? यीस्ट को क्या कहा जाता है? बेकर यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बेकर यीस्ट। और आप कहोगे कि मैडम बेकर यीस्ट क्या होता है? तो आप सबने सुना होगा कि जो बेकरी उद्योग है, जो हमारी बेकरी की जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उसके अंदर जैसे इडली डोसा ये सब बनाने के लिए, मतलब आटे को स्पंजी बनाने के लिए उसमें यीस्ट पाउडर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? यीस्ट पाउडर। पढ़ाऊंगी मैं आपको जब किंगडम्स पढ़ा रही होंगे, वहां पे यीस्ट पाउडर डाला जाता है, इसीलिए इसको बेकर यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें भी यहीं पे नोट कर लेना। मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसे हमें विटामिन B3 मिलती है। तो विटामिन B3 के अगर सोर्स पूछे, स्रोत पूछे, तो डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके साथ में आपका मशरूम, खाने योग्य कवक, पपीता हो गई और यीस्ट हो गई। हमारा जो यीस्ट है, यीस्ट से भी हमें विटामिन B3 मिलती है, जिसे बेकर यीस्ट भी कहते हैं। और इस यीस्ट का बायोलॉजिकल नेम पूछे तो आपको बोलना है सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरीवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरीवेसी। यहीं पे नोट करवा रही हूं ताकि जब मैं आगे पढ़ाऊं और आपसे सवाल पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं। सवाल क्या पूछूंगी? ऐसी कौन सी यीस्ट है जिसे बेकर यीस्ट के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहोगे? सैकेरोमाइसिस सेरीवेसी। जैसे हम घर पे पूरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें मीठा सोडा डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? ताकि आटा स्पंजी हो जाए और अच्छी फुली फुली बने। तो ऐसे ही क्या है कि जो बेकर इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर इडली डोसा वगैरह बनाने के लिए स्पंजी आटा करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? यीस्ट पाउडर डाला जाता है। और वो यीस्ट पाउडर किसका होता है? सैकेरोमाइसिस सेरीवेसी का, जो एक प्रकार का क्या है? यीस्ट है। इनसे क्या मिलती है? हमें विटामिन B3 मिलती है। इसके बाद यदि आपको इसके डेफिशिएंसी डिजीज पूछा जाए तो आपका आंसर आना चाहिए पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग ये भी एक स्किन डिजीज है। आप क्या कहेंगे? स्किन डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है? यही हमारी त्वचा क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है। त्वचा क्या होने लग जाती है? फटने लग जाती है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। क्लियर होगा? रिवाइज कर रही हूं। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन। एक बात और नोट कर लो, विटामिन नहीं सर, हो तो नहीं चल गया क्या है? तो इसमें तो दिखाई नहीं।
सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम। अब तो क्लियर दिख रहा है ना सभी को, बफरिंग थोड़ी चल रही है? बताना जल्दी से, अरे बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है अभी। मुकेश यादव जी अच्छे से ध्यान दो आप, व्हाट यू से। अब सही चल रहा है क्या, जल्दी बताओ। चले आगे। B3 को हम पढ़ रहे थे, विटामिन B3 का हम केमिकल नेम पढ़ रहे थे, जिसे हमने क्या बोला था, नियासिन कहा था। और विटामिन B3 को ही हम क्या बोल रहे थे, येलो विटामिन। सवाल बहुत बार बनता है कि येलो विटामिन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, विटामिन B3 को येलो विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसको निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एसिड की फॉर्म में होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, मशरूम हो गया, पपीता हो गया, यीस्ट जिसे बेकर यीस्ट या सैकरोमाइसिस सेरिवेसी कहते हैं, इसके अंदर भी उपस्थित देखी जाती है। और कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग। जस्ट ये वहां हो गया था, आगे चलते हैं। दोबारा से बफरिंग हो रहा है। सर फिर से प्रॉब्लम आ रही है क्या सर, फिर से प्रॉब्लम आ रही है? अटक अटक के चल रहा है इसमें। चलो ठीक है। इसके बाद विटामिन B3 की जब हम बात कर लेते हैं, तो B3 के बाद में हम किसकी बात करेंगे, विटामिन B5 की। ध्यान से सुनना। अब हम किसकी, देखो विटामिन B4 नहीं होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। हमने B1 पढ़ लिया, हमने B2 पढ़ लिया, हमने B3 पढ़ लिया। अब हम विटामिन B4 नहीं होता, तो B4 को नहीं पढ़ेंगे। अब हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B5 के बारे में। और B5 से भी बहुत अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। विटामिन B5 का यदि मैं केमिकल नेम आपसे पूछूं, तो आपका आंसर होना चाहिए पेंटाथेलिक अम्ल। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, पेंटाथेलिक अम्ल के नाम से विटामिन B5 को जाना जाता है। क्या कहेंगे, पेंटाथेलिक अम्ल। आपको कैसे याद रखना है, पेंटा का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में 5 को बोलते हैं ना, तो विटामिन B5 है तो आप क्या बोल दोगे, पेंटाथेलिक अम्ल। यदि इसके सोर्सेज पूछा जाए, तो सबसे पहले तो आपको बताना है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो पीते हैं ना, इस ग्रीन टी के अंदर यदि विटामिन देखी जाए, तो विटामिन कौन सी होती है, B5 होती है, पेंटाथेलिक अम्ल होती है। इसके साथ में आपका आ गया मशरूम, आपका क्या आ गया, मशरूम आ गया। इसके साथ में यीस्ट आ गई, और यीस्ट के बाद में आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, सॉरी यीस्ट के बाद में आपके नॉन वेज आ गए। यहाँ पे आपके कौन से आएंगे, नॉन वेज आ गए। इन सब के अंदर क्या देखी जाती है, विटामिन B5 देखी जाती है। अब देखो विटामिन B5 की यदि कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला गंजापन, याद रखना, गंजापन, यानी आप लिख सकते हैं बालों का झड़ना। आप क्या लिख सकते हैं, बालों का झड़ना। यदि बाल रेगुलर झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब विटामिन B5 की क्या हो रखी है, कमी हो रखी है। या फिर आपको बोलना है बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना। बाल धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, व्हाइट होने लग जाते हैं, सफेद होने लग जाते हैं। और इसके साथ में आपको बताना है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये सारे के सारे जो डिजीज है या फिर डिसऑर्डर्स हैं, वो केवल किसकी कमी से आ रहे हैं, विटामिन B5 की कमी से आ रहे हैं। तो आपको विटामिन B5 की कमी से, आप सबने सुना होगा, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, आप सबने सुना होगा, कल की क्लास में बताया था कि जब आपके बाल झड़ रहे होते हैं रेगुलरली, कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, देखो एक तो मौसम भी ऐसा होता है कि जब नमी ज्यादा होती है, नमी वाला मौसम होता है, उस टाइम बाल ज्यादा झड़ते हैं, ठीक है।
अगर कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि ऐसे ऑटोमेटिक रेगुलरली बाल झड़ रहे हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कैप्सूल देता है, और वो कैप्सूल किसके देता है? पेंटाथेलिक अम्ल के देता है। आप भी ये कैप्सूल ऑलरेडी ले सकते हैं पेंटाथेलिक अम्ल के, क्योंकि ये पेंटाथेलिक अम्ल कौन सी होती है? विटामिन B5, और इसी की कमी से क्या होता है? गंजापन आने लगता है धीरे धीरे, और बाल क्या करने लगते हैं? झड़ने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बाल क्या होते हैं? सफेद होने लगते हैं। देखो बालों का एकदम से सफेद हो रहे हैं ना, कि एकदम से सफेद हो गए, तो वहां पे विटामिन B7 की कमी होती है, बायोटीन की कमी होती है। लेकिन मान लो कि थोड़े बहुत धीरे धीरे बाल व्हाइट होते जा रहे, मतलब धीरे धीरे विटामिन B5 की क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। और जो इसके बाद में मेन पॉइंट ये भी हो जाता है कि जनन क्षमता में कमी किसके कारण आती है? तो एक तो कौन सी होती है आपकी? विटामिन ई। मैंने पीछे पढ़ाया आपको, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, बंध्यता आ जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, पढ़ाया था। और एक विटामिन B5 ऐसी विटामिन होती है जिसकी कमी से भी जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये कौन सी विटामिन पढ़ी है? अभी हमने विटामिन B5 के बारे में पढ़ा है। कुछ एक सिचुएशन विटामिन दो, देखो 3-4 विटामिन है जिनसे सवाल अच्छे बनते हैं, विटामिन B5 से, और विटामिन आजकल सवाल बन रहे हैं विटामिन B6 और B12 से, क्योंकि अभी बताऊंगी रीजन क्या है कि वहां से सवाल क्यों बन रहे हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। विटामिन B5 रासायनिक नाम पूछेगा तो आप पेंटाथेलिक अम्ल बताएंगे। सोर्सेस पूछेगा तो ग्रीन टी हम पीते हैं, उसमें विटामिन B5 है। मशरूम खा रहे हैं, यीस्ट खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, उसमें भी विटामिन B5 प्रेजेंट है। कमी से आपके गंजापन, बाल झड़ सकते हैं, बाल सफेद हो सकते हैं, और जनन क्षमता में क्या आ सकती है? कमी आ सकती है। किसके सिम्टम्स हो गए? विटामिन B5 के। जल्दी से विटामिन B4 नहीं होती खुशबू जी, विटामिन B4 नहीं होती। अरे क्लास को शेयर करो जल्दी, सबको जोड़ लो। आधे घंटा हो गया यार, तुम बच्चों को ही नहीं जोड़ पा रहे। चले आगे। ये किसकी बात है? विटामिन B5 की। चलो आगे। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन डिजीज अच्छे से पढ़ा देंगे। अब देखो विटामिन B5 के बाद में, जैसे ही विटामिन B5 हम पढ़ लेते हैं, दो 200 नहीं पहुंचाने आज, 300। अब देखो विटामिन B5 के बाद हम किसकी बात करेंगे? विटामिन B6 की बात करेंगे। हमने विटामिन B5 पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे विटामिन B6 को। देखो विटामिन B6 का सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल नेम, कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम आपको बोलना है पाइरोडोक्सिन। ये बोल दिया पाइरोडोक्सिन। पाइरोडोक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पाइरोडोक्सिन नाम है। इसके बाद में यदि इसके सोर्सेस पूछे जाए तो सेम वही है जो विटामिन B5 के थे। जैसे आपने यहां लिख दिया, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इसके साथ में ये आपका यीस्ट हो गया, यीस्ट के साथ में आपके नॉन वेज हो गए, नॉन वेज हो गए, आपका मशरूम हो गया, ठीक है। और कुछ मात्रा में देखो सोयाबीन में भी देखा जाता है, तो आपका क्या हो गया? सोयाबीन हो गया। ये किसके स्रोत हो गए? विटामिन B6 के स्रोत हो गए। अब विटामिन B6 की यदि कमी हो गई, पहले बता रही हूं स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 की कमी से सवाल, देखो सोर्स, स्रोत से सवाल कम बनते हैं, कमी से सवाल ज्यादा बनते हैं कि कौन सा डिजीज हो सकता है कमी से। तो विटामिन B6 की कमी से सबसे पहले तो विटामिन B6 करती क्या है? तो इसका काम लिखेंगे आरबीसी के निर्माण में सहायक। आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन B6 क्या होती है? आरबीसी के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है विटामिन B6। अगर विटामिन B6 की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। और इस एनीमिया को कहा जाता है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया सवाल बहुत बार पूछा गया है कि माइल्ड एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? विटामिन B6 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे हम माइल्ड एनीमिया के नाम से जानते हैं। दूसरी डिजीज क्या हो सकती है? तो आपको बताना है किडनी स्टोन।
किडनी स्टोन। अब आप ये मत बोलना मैडम ये कहां से लेके आ गए, बिल्कुल किडनी स्टोन भी हो सकती है यदि विटामिन B6 की कमी होगी। क्यों हो सकती है? क्योंकि हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और इस कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करती है विटामिन B6। और यदि ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो ये क्या होता है, जब ब्लड किडनी में छनता है तो किडनी में क्या जमने लग जाता है, कैल्शियम जमने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या बन जाती है, किडनी स्टोन बन जाती है, किडनी की पथरी बन जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि किडनी स्टोन का कारण कौन सी विटामिन की कमी है, तो आपको बताना है विटामिन B6। इसके अलावा डिप्रेशन यानी तनाव, यदि विटामिन B6 की कमी हो गई तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आप तनाव में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, अब मैं यहां डिप्रेशन की बात क्यों कर रही हूं, इसलिए कर रही हूं, मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग पढ़ाए थे, एक कॉर्टेक्स था, एक मेडुला था, पढ़ाया था ना। मैंने दोनों के अलग अलग हार्मोन पढ़ाए थे, कॉर्टेक्स के 2 हार्मोन अलग पढ़ाए थे और मेडुला के 3 हार्मोन्स अलग पढ़ाए थे, जिसमें एक हार्मोन का नाम था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूको याद करना, पिछला वीडियो फिर से देखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स। और मैंने बताया था कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन है ये एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, और ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, प्लस टेंशन, डिप्रेशन यानी तनाव को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। बनता कहां है, हमारी किडनी में बनता है, और यदि विटामिन B6 की कमी हो गई तो किडनी में इस हार्मोन की क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी, और हार्मोन की कमी हो गई तो हम किस में जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, तनाव में भी जा सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये विटामिन B6, क्योंकि यहां से जो ये तीनों सवाल बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखो, विटामिन B6 का यदि आपको रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन कहते हैं। सोर्सेस पूछे तो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, यीस्ट हो गया, नॉनवेज हो गए, मशरूम हो गई, सोयाबीन हो गई, इसमें किसकी उपस्थिति होती है, विटामिन B6 की। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ये इसका काम क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के निर्माण में ये क्या होती है, सहायक होती है। उस टाइम यदि आरबीसी कम बनने लग गई तो उसे अपन कहते हैं माइल्ड एनीमिया। किस नाम से जानते हैं, माइल्ड एनीमिया के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसमें किडनी स्टोन बन सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि अगर B6 की कमी हो गई तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन कम बनता है, और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन क्या करता है, डिप्रेशन यानी कि तनाव को मेंटेन करता है। क्लियर है विटामिन B6? चले आगे। हाँ रुक जा प्रदीप, रुक जा, बस बहुत हो गया। क्लियर है इतना? चलो आगे। इसके बाद में देखो, जैसे ही हम विटामिन B6 की बात कर लेते हैं, विटामिन B6 के बाद में हम बात करेंगे विटामिन B7 की। हम रेगुलर चलेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, विटामिन B7 को पढ़ेंगे। और विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, तो आपको बताना है बायोटीन। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, बायोटीन होता है। इसके सोर्सेस क्या हैं, तो सोर्सेस इसके मोस्टली 2 ही बताना है। एक तो आप हो गए आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में प्लस कौन सा होता है, मशरूम, प्लस मशरूम। ये सबसे अच्छे सोर्सेस हैं जिसमें विटामिन B7 देखने को मिलती है। और विटामिन B7 की कमी से यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा हो सकता है, तो आप बोलेंगे बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना यानी कि अगर हमारे हेयर्स व्हाइट हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, इसका मतलब विटामिन B7 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आपको बायोटीन के कैप्सूल खाने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं कि हम
कुछ एक मान लो कि जो भी ब्यूटी टिप्स होती है वहां से हम विटामिन ई के कैप्सूल लेने लग जाते हैं अगर बाल सफेद हो गए या फिर बाल रूखे पड़ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि बाल रूखे पड़ जाते हैं कॉपर की कमी से, और आप खा रहे हो विटामिन ई के कैप्सूल, कैसे सही होगा? आप कॉपर वाली चीजें खाओगे तो बाल ऑटोमेटिकली आपके स्मूथ होने लग जाएंगे, क्योंकि कॉपर की कमी से क्या हो जाते हैं, बाल रूखे पड़ जाते हैं। आपकी त्वचा बहुत रूखी पड़ गई, आप ले रहे हो विटामिन ई के कैप्सूल, अरे यार ब्यूटी विटामिन बोल दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक में आप विटामिन ई के कैप्सूल लोगे। अगर आपकी स्किन रूखी पड़ रही है तो आपको खाना चाहिए जिंक, आपको जिंक वाली सभी चीजें खानी चाहिए जिन जिन में जिंक प्रेजेंट है, क्योंकि जिंक की कमी से हमारी स्किन क्या हो जाती है, रूखी पड़ जाती है। तो ये चीजें आपको डेली लाइफ में भी काम में आएंगी, तो इनको सीखने की कोशिश करो, रटने की नहीं। तो विटामिन B7 है, रासायनिक नाम आप क्या बोलेंगे, बायोटीन। सोर्सेस हो गए आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, और क्या हो गया, मशरूम हो गया। इसके अलावा जो आपके माल्ट भी हो सकते हैं, माल्ट भी हो सकते हैं, बीज भी हो सकते हैं, सोयाबीन वगैरह, सूर्यमुखी के जो बीज आते हैं ना, वो भी एक माल्ट है, उसमें भी विटामिन B7 देखने को मिल सकती है। कमी से क्या हो जाते हैं, बाल सफेद होने लग जाते हैं, व्हाइट हेयर्स आने लग जाते हैं। क्लियर है? चलो आगे चले। अब देखो, जैसे ही हम विटामिन B7 की बात कर लेते हैं, यहां हमारी आ जाती है विटामिन B9। अब दो विटामिन और बची है हमारी, एक बची है आपकी विटामिन B9, आपको लिखना है विटामिन B9, और इस विटामिन B9 को कहा जाता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड केमिकल नेम होता है इसका, फोलिक एसिड। कई बार तो सीधा सवाल पूछा गया, पुलिस वाले बच्चे ध्यान दे लेना, पुलिस वाले बच्चे ध्यान दे लेना, सीधा सवाल पूछा जाता है कि ऐसे कौन से विटामिन है जिसको फोलिक, ऐसी कौन सी विटामिन है जो फोलिक एसिड की फॉर्म में पाई जाती है, तो आपको बताना है विटामिन B9। अगर आपको सोर्स पूछे इसके कि विटामिन B9 के सोर्स क्या क्या हो स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, एप्पल सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन B9 का, एप्पल। क्योंकि आप सबको पता है, हम ये पढ़ते आए हैं कि एप्पल फोलिक एसिड होता है, और इस फोलिक एसिड का मतलब है विटामिन B9 होती है। तो आपको सोर्स में सबसे अच्छा सोर्स आपको याद रखना है एप्पल। इसके साथ में आपका कीवी फ्रूट, सबने सुना है कीवी, जो कीवी फ्रूट आता है, जो डेंगू हो जाते हैं तब भी कीवी फ्रूट खिलाए जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो हमारी प्लेटलेट्स है इनकी संख्या को ये क्या करता है, बढ़ाता है। इसके साथ में आप बोल सकते हैं अनार। अनार, अनार में भी क्या देखा जाता है, फोलिक एसिड देखा जाता है, विटामिन B9 देखी जाती है। अगर इसकी कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, एक एनीमिया होता है, एनीमिया यानी ब्लड की क्या आ जाएगी, कमी। लेकिन इस एनीमिया को कहा जाता है मिग्लोब्लास्टिक, मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब आप बोलोगे मैडम ये मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, तो सुनो, यहां ब्लास्टिक का मतलब होता है ब्लास्ट हो जाना, फट जाना। ब्लास्टिक का मतलब क्या है, ब्लास्ट हो जाना, फट जाना। यानी आप कहेंगे कि आरबीसी का फटना, आरबीसी का फटना होता क्या है कि धीरे धीरे यदि विटामिन B9 की कमी हो गई तो आरबीसी फटने लगती है, और उसकी वजह से ब्लड में आरबीसी की कमी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है? इतना क्लियर है? माइल्ड एनीमिया पूछेगा तो आपको विटामिन B6 में जाना है। कहां जाना है, विटामिन B6 में। और अगर मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया पूछेगा तो आपको विटामिन B9 के पास आना है। देखो रिवाइज करो, आप भी रिवाइज करते जाएंगे कमेंट सेशन में, ठीक है। विटामिन B9 को आप क्या कहते हैं, फोलिक एसिड कहते हैं। इसके सोर्सेस की बात करें तो ये एप्पल में होता है, क्योंकि हमें पता है कि एप्पल में क्या पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है। प्लस जो कीवी फ्रूट्स हैं जो खट्टे होते हैं, इसके साथ में जो अनार है अपनी, ठीक है, इनके अंदर किसकी उपस्थिति देखी जाती है, विटामिन B9 की। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, एक एनीमिया है जिसको हम मिग्लोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर होगा? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे चले।
आरबीसी कोशिका है एक जो रक्त में पाई जाती है, और ब्लड वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब पढ़ते नहीं तो मैं क्या करूं? तुम ऐप कोर्स खरीद लो ना, इससे अच्छा तो अगर तुम ऐप कोर्स खरीद लोगे तो वहां स्पेशल क्लासें आपको मिलती रहेंगी। अब श्री राम एडीयू ऐप तो इंस्टॉल करो एक बार प्ले स्टोर से। अब इसके बाद में हमारी एक विटामिन बच जाती है जो होती है विटामिन B12, विटामिन B12। और इस विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालमिन। रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। इससे एक सवाल तो बहुत अच्छा बनता है, एकमात्र ऐसे विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। सवाल बन जाता है ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो आप कहेंगे साइनोकोबालमिन। और वो कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B12 होती है। और विटामिन B12 के सोर्सेस भी आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे सबसे पहले आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ एक माल्ट हो गए, माल्ट में भी विटामिन B12 देखी जाती है। इसके साथ में आपका मशरूम भी आएगा, और मशरूम के साथ में आपका यीस्ट भी आएगा। इनके अंदर किसकी उपस्थिति देखी जाती है? विटामिन B12 की। और एक बात, ये जो विटामिन B12 है ना, ये हमारी इंटेस्टाइन में भी बनता है। इंटेस्टाइन हमारी आंत में भी बनता है, और आंत में कौन बनाता है? इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया यानी एक बैक्टीरिया है जो हमारी आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसका नाम होता है इकोलाई। और ये इकोलाई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का निर्माण करता है। सवाल अच्छा बनता है यहां से कि इकोलाई बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में कौन सी विटामिन बना सकता है? तो आपका आंसर आना चाहिए विटामिन B12 बनाता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो इसकी कमी से आपको सीधा ही बताना है एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया, जो केवल एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से। यानी आप कह देंगे रक्त में आरबीसी की संख्या का कम होना, आरबीसी की संख्या का कम होना। अगर रक्त में धीरे धीरे आरबीसी की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमिन की कमी आ रही है। और साइनोकोबालमिन एक ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, और ये साइनोकोबालमिन विटामिन B12 हमारी इंटेस्टाइन में भी बनती है। और इंटेस्टाइन में कौन बनाता है? इकोलाई बैक्टीरिया बनाता है। किसको बनाता है? विटामिन B12 को बनाता है। तो विटामिन B12 से आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे। ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। B1 पढ़ाया, B2 पढ़ाया, B3 पढ़ाया, B5, B6, B7, B9 और विटामिन B12। ये सारी जो विटामिन है ये क्या बनाती है? बी कॉम्प्लेक्स बनाती है, और वाटर सोल्यूबल है, यानी कि जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। विटामिन बी क्लियर है? हाँ सुनील योगी जी, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ सुन लिया, सुन लिया। इतना विटामिन बी क्लियर है क्या? तो मैं विटामिन सी पे चलूं? ओके चलो, इतना टाइम भी नहीं है, मिनरल्स भी लिखवाने हैं मैंने आपको अभी। आज रुक जाना थोड़ा सा, 5-10 मिनट और लग जाएगी, तो जल्दी मत भाग जाना वरना मिनरल्स छूट जाएंगे आपके। अब देखो लास्ट के अंदर जो विटामिन बचती है वो आपकी बचती है विटामिन सी। और विटामिन सी का केमिकल नेम आपको बताना है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। इसके सोर्सेस आप सबको पता है, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, नींबू वंश के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल है, ऑरेंज, नींबू, जो भी है, जितने भी खट्टे फल आते हैं उन सब में किसकी उपस्थिति देखी जाती है? विटामिन सी की। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है, अब ये सवाल बहुत कम आता है, उसको हम कहते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों से खून निकलना। जब हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, इसका मतलब क्या है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, और उस रोग को क्या कहा जाता है? स्कर्वी रोग कहा जाता है। पूर्ति कैसे होगी? हमें खट्टे फल खाने पड़ेंगे, या फिर नींबू वंश के जितने भी सदस्य हैं जो खट्टे हैं उन सबका सेवन करना पड़ेगा, और विटामिन सी की पूर्ति करनी पड़ेगी। क्लियर है?
क्लियर है? ऑनलाइन 2 से 3 क्लास होती है अपनी, रेगुलर 2 से 3 एक ऑनलाइन क्लास चलती है, ये टाइमिंग 2 से 3 है, जिनको पता नहीं है। अब देखो, ये पढ़ ली हमने विटामिन्स, हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ी, वसाएं पढ़ी, विटामिन्स पढ़ी। लास्ट का जो हमारा 5वां पॉइंट छूट गया है, वो छूट गया है हमारे खनिज लवण, हमारे खनिज लवण। अब देखो, खनिज लवण से ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकते कि पूछे ही नहीं जाते, मिनरल से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक मिनरल्स की बात हम यहां करेंगे जिनसे बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, ये चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा कैल्शियम, ठीक है, दूसरा मैंने लिखा फास्फोरस, ठीक है, तीसरा मैंने आपके सामने लिखा पोटेशियम, चौथा मैंने लिखा सल्फर, ये सल्फर है, एस है, 5वें नंबर पे मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, ठीक है, और 6वें नंबर पे सल्फर आ गया, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम आ गया, ठीक है। 7वें नंबर पे मैंने आपके सामने लिख दिया, जैसे क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। ऐसे कुछ खनिज लिखे हैं, इन खनिजों को कहा जाता है लघु खनिज। क्या कहा जाता है, लघु खनिज। आपसे बहुत बार ऐसा सवाल भी बन जाता है, क्योंकि खनिज 2 प्रकार के होंगे, एक लघु खनिज होंगे, एक सूक्ष्म खनिज होंगे, ठीक है। माइनर, इनको बोला जाता है माइनर, माइनर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स इनको कहा जाता है लघु खनिज। वो कौन कौन से हो सकते हैं, आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये सारे कैसे हैं, लघु खनिज है। अब आप क्या बोलोगे कि मैडम इनसे कौन सी चीज हमें याद रखनी है? आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, इनका फंक्शन याद रखना है कि कैल्शियम क्या करता है, फास्फोरस क्या करता है, पोटेशियम क्या करता है, सल्फर क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, सोडियम क्या करता है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों, इनमें से लगभग तो मैंने आपको पढ़ा दिए। कोई मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ाया है, कोई मैंने आपको नर्व सिस्टम में पढ़ाया है, कोई मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया, तो कोई रेस्पिरेशन में पढ़ाया। आपको याद नहीं है वो अलग बात है, मुझे याद है। अब ध्यान से देखो कि कैल्शियम का यदि आपसे काम पूछा जाए तो आपको इसके काम कौन कौन से बताने हैं। सबसे पहला आपको कैल्शियम का काम बताना है, हड्डियों के अंदर पाया जाता है, हमारी बोन्स में पाया जाता है, मैंने पढ़ाया है, बोन्स में पाया जाता है, हमारी हड्डियों के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। किसकी फॉर्म में पाया जाता है, तो आप कहेंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में कैल्शियम कहां पाया जाता है, हमारी बोन्स में पाया जाता है, हमारी हड्डियों में पाया जाता है। दूसरा पूछा जाए कि इसके अलावा कैल्शियम कहां पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, हमारे जो हेयर्स है, हमारे बाल है, हमारे जो नेल्स है, हमारे जो नाखून है, यहां भी किसकी उपस्थिति देखी जाती है, कैल्शियम की। इसके अलावा कैल्शियम क्या करवाता है, ब्लड की क्लोटिंग करवाता है। ब्लड की क्लोटिंग का मतलब समझ गए, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। और ये मैंने पढ़ाया है आपको ब्लड वाले चैप्टर में कि कैल्शियम कैल्शियम +2 की फॉर्म में पाया जाता है और एक प्रकार का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है जो रक्त का क्या करवाता है, थक्का बनाता है। तो 3 काम आपको कैल्शियम के याद रखने हैं। कैल्शियम हमारी बोन्स में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, ये हमारे हेयर्स और नेल्स में भी पाया जाता है किरेटिन प्रोटीन के साथ। किरेटिन प्रोटीन पढ़ाई है मैंने आपको। और इसके बाद में ये ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का भी क्या कर सकता है, थक्का बना सकता है। यानी कि आप क्या बोलोगे, मैडम हमें कैल्शियम याद हो गया, हम कैल्शियम नहीं भूलेंगे। अब यदि आपसे फास्फोरस पूछा जाए कि फास्फोरस के काम क्या है, तो आप क्या कहोगे, फास्फोरस आपको पता है। एक बात बताओ मुझे, एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, जल्दी बताइए। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कौन सा समूह पाए जा रहे हैं, फास्फोरस। यानी कि एटीपी के निर्माण में सहायक, एक काम तो आपको याद हो गया, फास्फोरस क्या करता है, एटीपी के निर्माण में सहायक। दूसरा काम इसी फास्फोरस का, मैं इनको थोड़ा नीचे लिख देती हूं। तीसरे नंबर पे आपका पोटेशियम हो गया, फिर आपका सल्फर हो गया, फिर आपका मैग्नीशियम हो गया।
ठीक है, और छूट जाएंगे वो मैं लिख दूंगी साथ साथ। अगर आपसे फास्फोरस का काम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, एटीपी के निर्माण में। दूसरा काम, आपको पता है कि हमारा डीएनए और जो आरएनए है, डीएनए और आरएनए इनकी फुल फॉर्म बताओ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड जब बनते हैं तो उनमें फास्फेट समूह PO4-2 की फॉर्म में पाया जाता है। आप लिख सकते हैं कि इनमें हमारा फास्फोरस PO4-2 की फॉर्म में पाया जाता है। यानी फास्फोरस कहां-कहां देखने को मिलेगा, एटीपी के निर्माण में सहायक, डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी कौन सहायक होता है, फास्फोरस सहायक होता है। तो फास्फोरस के ये काम हमें क्या हो गए, याद हो गए। अब आपको बताना है पोटेशियम के काम कि पोटेशियम क्या करता है। तो आप क्या बताएंगे, मैंने आपको पढ़ाया था हार्ट में, हृदय में, हार्ट वाले चैप्टर में, और क्या पढ़ाया था कि हमारी जो हार्ट बीट है, हमारी जो हार्ट बीट है, जो हृदय धड़कन है, उसको कौन कंट्रोल करता है, पोटेशियम। उसको स्टिमुलेट कौन करता है, पोटेशियम करता है। तो आपको याद रख लेना है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, अब आपका कौन सा आ जाता है, सल्फर। मैं नाम लिखूं या फिर आपको याद हो जाएगा, इसको आप क्या बोलेंगे, पोटेशियम। आप लिख लेना जिसको पता नहीं है, पोटेशियम। इसको आप क्या बोलेंगे, फास्फोरस, फास्फोरस। और इसको तो पता ही, आप क्या बोलेंगे, कैल्शियम। इसको क्या बोला जाएगा, सल्फर, या फिर आपको गंधक भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है, गंधक। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाई थी वहां मैंने बताया था कि प्रोटीन के निर्माण के अंदर कौन कौन सहायक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऐसे लिखा था ना मैंने, कौन्स। मैंने ट्रिक भी बताया था कि आपको याद रखना है, कौन्स से याद रखना है। ये किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बस इतना याद रखना है कि प्रोटीन के निर्माण में कौन से सहायक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। और मैंने सबसे ज्यादा यह बताया था कि प्रोटीन निर्माण में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व भाग लेता है, सल्फर भाग लेता है। कौन सा तत्व भाग लेगा, सल्फर भाग लेगा। तो आपको क्या बताना है, सल्फर क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक। और इसके साथ में आपको पता है हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स है, ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो हार्मोन्स के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में। तो सल्फर का काम आपने क्या बता दिया, हार्मोन्स के निर्माण में और प्रोटीन के निर्माण में। अब बात आ जाती है मैग्नीशियम की। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैडम हमें मैग्नीशियम का नहीं पता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। और मैग्नीशियम मैंने पढ़ाया होगा जब मैं मसल पढ़ाई थी मैंने, कि इतनी मसल होती है, ये मसल्स में प्रोटीन्स होती है, मसल के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो मैंने चीज आपको पढ़ाई थी। और वहां मैंने मैग्नीशियम को भी पढ़ाया था। मैग्नीशियम क्या करता है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है, और मांसपेशियों में क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, संकुचन करवाता है। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है पीछे की क्लास में। तो मैग्नीशियम का काम लिखेंगे, मांसपेशियों में, हमारी मसल्स के निर्माण में सहायक है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक, प्लस मांसपेशियों में क्या करवाना, संकुचन करवाना, प्लस मांसपेशियों में संकुचन। तो मैग्नीशियम के ये क्या हो गए, काम हो गए। मैग्नीशियम के काम पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक और मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। इसके बाद में आपके देखो 6वें नंबर पे सोडियम बच जाता है और 7वें नंबर पे क्लोरीन बच जाता है। ये सोडियम और क्लोरीन आपको दिखेगा नहीं, शायद यहां से दिखेगा नहीं, मैं मिटा के इस साइड में लिखूंगी। अब मुझे ये बताओ, क्लियर है क्या? आज मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी तो आपको रुके रहना है, जाना नहीं है, क्योंकि मैं मिनरल्स खत्म करवा के जाऊंगी। ठीक है, आपको क्या बताना है, कैल्शियम कहां कहां पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, हेयर्स और नेल्स में पाया जाता है। हमारे रक्त का क्या करता है, थक्का बनाता है। फास्फोरस क्या करता है, आपको पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के निर्माण में सहायक। डीएनए और आरएनए में PO4-2 की फॉर्म में पाया जाता है। पोटेशियम क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हमारी हृदय धड़कन को रेगुलेट करता है। सल्फर क्या करता है, सल्फर प्रोटीन निर्माण में सहायक है, तो प्रोटीन और किसको बनाता है, हार्मोन्स को बनाता है। मैग्नीशियम हमारी मसल से रिलेटेड है, तो मैग्नीशियम मांसपेशियों के निर्माण में सहायक और मांसपेशियों में क्या करवाता है, संकुचन करवाता है। मुझे ये बताओ, ये 5 लघु खनिज आपको याद हुए कि नहीं हुए? देखो, खनिज कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि बहुत कम सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, बेसिक चीजें हैं। और यही आगे जाके, अब यहाँ पे आपको ये चीज याद होगी, पढ़ाया क्यों नहीं जाता, क्योंकि टीचर ये सोचते हैं कि भाई पढ़ा दिया,
हार्ट में हमने पोटेशियम को पढ़ा दिया, प्रोटीन में हमने सल्फर को पढ़ा दिया, मांसपेशियों में हमने मैग्नीशियम को पढ़ा दिया, लेकिन अभी सेपरेट पढ़ाया है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आयोडीन बताएंगे, आयोडीन आएगा सूक्ष्म खनिज में, ये लघु खनिज में नहीं आएगा। हाँ, क्या हुआ चौधरी पूजा? हाँ, परवीन सिंह जी ले लिया। अब देखो, तुमने क्लास को शेयर नहीं किया है, ये गलत बात है। तुमने क्लास को शेयर नहीं किया, ये गलत बात है। हो गया सभी का? चलो आगे चलते हैं, आगे चले। हाँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने सल्फर और फास्फोरस को पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको मैग्नीशियम का भी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काम मैंने ये बताया है कि मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? मांसपेशियों के निर्माण में सहायक। अच्छी बात है, आपने इतने अच्छे से याद रखा। क्या नाम था आपका? मैं भूल गई, नाम मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया आपने अच्छे से पढ़ी है चीजों को। चलिए आगे चलती है। त्वचा रूखी पड़ जाती है, त्वचा रूखी पड़ जाती है। मोलिब्डेनम क्या करता है? नाइट्रोजन उपापचय को कंट्रोल करता है, नाइट्रोजन उपापचय। सिलेनियम यहां क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करेगा, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। एक बार कल मैं इसको रिवाइज कर दूंगी। थैंक्स ऑल सभी को।